सिंह जी के क्लास में हम लोग देख रहे थे एलपी टेक्नीशियन 2018 के क्वेश्चन पेपर। हम लोग सीबीटी 1 के क्वेश्चन पेपर देख चुके थे, अब देख रहे हैं सीबीटी 2 का क्वेश्चन पेपर। इसके भी कुछ क्वेश्चन पेपर्स हम लोग देख चुके हैं। आज देखेंगे 23/1/2019 के फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन पेपर। आज का पहला क्वेश्चन, आज का पहला क्वेश्चन है 5 sin थीटा -2 cos थीटा का मान ज्ञात करें यदि थीटा का वैल्यू 30 डिग्री हो तो इसमें करना कुछ नहीं था, जहाँ जहाँ थीटा है वहाँ वहाँ क्या मान रख देंगे 30। जैसे क्या हो जाएगा 5 × sin 30। sin 30 का वैल्यू कितना होता है? sin 30 का वैल्यू होता है 1/2, माइनस है तो माइनस, फिर 2 cos 30 का वैल्यू कितना होता है? cos 30 का वैल्यू देखे तो ये होता है √3/2। ठीक है, बस करना कुछ नहीं है, इसको सॉल्व कर देना है। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 5/2, इधर से क्या हो जाएगा 2 कैंसिल, माइनस क्या हो जाएगा 3। अगर लघुत्तम लेंगे तो क्या होगा 1 होगा, ये लघुत्तम कितना होगा 2 होगा, यहाँ क्या हो जाएगा 5 - 2 √3। ऑप्शन थोड़ा इधर उधर है, ठीक है, ऑप्शन मिसमैच हो रहा है। जो ओरिजिनल क्वेश्चन था वहाँ पे यही था, ठीक है। 5 √2√3/2। अगला क्वेश्चन 1386 सेंटीमीटर क्षेत्रफल वाले एक गोले का व्यास क्या होगा? क्या कह रहा है कि 1386 सेंटीमीटर क्षेत्रफल वाले एक गोले का व्यास क्या होगा? क्या पूछा है? व्यास। गोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल दिया हुआ है कितना 1386। तो अगर वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल की फार्मूला देखें तो क्या होता है 4πr²। इसी का वैल्यू दिया हुआ है कितना 1386। अब इसमें क्या चाहिए हमें r चाहिए, क्योंकि व्यास निकालना है। तो r² बराबर क्या हो जाएगा 1386/4 पाई का वैल्यू क्या होता है 22/7। तो 7 कहाँ चला जाएगा ऊपर, 7 कहाँ चला जाएगा ऊपर। जब इसको कटाएंगे तो कितना निकल के आएगा 441/4। 441/4। एक किसका वैल्यू निकल के आया है तो r² का वैल्यू। हमें किसका वैल्यू चाहिए r का वैल्यू चाहिए, तो फिर हम r का वैल्यू निकाल लेते हैं। r बराबर हो जाएगा √441/4। जब इसको अंडर से बाहर निकालेंगे तो क्या होगा 21, और 2 को बाहर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 4 को बाहर निकालेंगे तो 2, यानी कि 10.5 आया r का वैल्यू। हमें चाहिए व्यास। व्यास क्या होता है 2r होता है। व्यास क्या होता है 2r। तो कर देते हैं 2 × r का वैल्यू कितना आया है 21/2। 21/2, 2 से 2 कैंसिल, r का वैल्यू क्या हो गया 21। ऑप्शन नंबर 1 सही है। कुछ था नहीं, सिर्फ फार्मूला लगाना था। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्न में अक्षरों और संख्याओं का कौन सा समूह दी गई श्रृंखलाओं के खाली स्थानों में क्रमानुसार रखे जाने पर इसे पूरा करेगा? अब यहाँ पे दिया हुआ है खाली स्थान, यहाँ पे बोल रहा है कि क्या क्या लिखा जाएगा। तो देखेंगे कि क्या किया गया है। 1 के बाद डैश, 2 3 4 इस तरह है, ठीक है। 1 के बाद 2 है, तो ये तो कंफर्म है कि 1 2, ठीक। इसके बाद आने वाला क्या होगा, अगला लेटर 3 होगा। तो अब 3 होगा, लेकिन 3 होगा तो यहाँ पे तो ये वाला खाली रह गया ना, तो 3 तो सेकंड में आएगा, ठीक है। तो अब सेकंड में जिसमें 3 है उसको हम लोग सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 में ही एक जगह 3 है, ठीक है। तो ऑप्शन 4 में एक जगह 3 है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 3, क्या हो जाएगा A3, और फिर क्या बचा A3 हो गया तो 4, क्योंकि 1 2 3 4 और 5, ये अगला 6 है, ठीक है। 1 2 3 4 5 और 6।
क्या हो रहा है कि एक एक का वृद्धि हो रहा है। फिर ए के बाद अब क्या आ जाएगा, यहाँ पे बी है, बी के बाद क्या है, बी के बाद सी है, ठीक है, यहाँ पे क्या है, सी है। तो यहाँ क्या हो रहा है कि एक एक का वृद्धि हो रहा है, एक एक का वृद्धि हो रहा है। तो उसी तरह फॉलो करेंगे। तो ऑप्शन नंबर 4 क्या होगा, सही होगा। अगला क्वेश्चन, किस टीम ने 2018 में आयोजित इंडियन प्रीमियर लीग जीता। तो किसने जीता, चेन्नई सुपर किंग ने जीता। किसने जीता है, चेन्नई सुपर किंग ने जीता। इसने किसको हराया, तो इन्होंने किसको हराया था, तो राजस्थान को हराया था। किसको हराया था, राजस्थान को हराया था। अगर 2022 की बात करें तो इसके विजेता कौन थे, गुजरात। इसके विजेता कौन थे, गुजरात, ठीक है। अगर 2022 में ऑरेंज कैप की बात करें तो बटलर को मिला था। पर्पल कैप की बात करें तो युजवेंद्र चहल को दिया गया था। 2022 का आईपीएल गेम चेंजर जोस बटलर को घोषित किया गया था। अगला क्वेश्चन, एक निश्चित कोड में लिखे जाने वाले DIRTY को क्या लिखा गया है, 24759 और FOMM को लिखा गया है 1863 लिखा जाए। तो उसी कोड भाषा में RARID को क्या लिखा जाएगा। तो बस कुछ ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, यहाँ से कोडिंग करके उठाया गया है तो हम वही करेंगे। ए के लिए क्या आया है, ए के लिए 6 आया है, ठीक। आर के लिए क्या आया है, आर के लिए यहाँ पे 7 आया है, 7। और उसके बाद क्या हुआ, आई के लिए क्या आया है, आई के लिए आया है 4। डी के लिए क्या आया है, 2। 67 42 ऑप्शन जिसमें होगा वो सही होगा, ऑप्शन नंबर 1। उसमें दिमाग नहीं लगाना था, बस जो जो यहाँ से उठाया गया है वही उठा के आपको कर देना था। अगला क्वेश्चन, एक बीमा सूचक रेखा डायमेंशन लाइन के सिर पर मौजूद तीर की नोक लगभग लंबी और चौड़ी होती है। कह रहा है कि जो एरो बनाते हैं, ये जो एरो बनाते हैं इसकी लंबाई दिया हुआ है, मोटाई दिया हुआ है 1 mm। तो पूछ रहा है कि इसका जो ये जो होगा तीर, इसका लंबाई कितना होगा, इसका लंबाई कितना होगा। तो ये जो होता है इसका रेशियो 1:3 का चलता है। अगर लंबाई चौड़ाई 1 mm है तो इसकी लंबाई होगा 3 mm। अगर लंबाई चौड़ाई इसका 2 mm है तो इसकी लंबाई कितना हो जाएगा, 6 mm। तो ये किस रेशियो में चलता है, 1:3 के रेशियो में चलता है। तो इसका कितना हो जाएगा, 3 mm। और यहाँ जो एंगल बनता है ये एंगल 45 डिग्री का बनना चाहिए। कितना डिग्री का बनना चाहिए, 45 डिग्री का। ये इंजीनियरिंग ड्राइंग जब पढ़े होंगे, जो डिप्लोमा किए होंगे या फिर टेक्निक या ITI किए होंगे, वहाँ उसको पढ़ाया गया होगा इसके बारे में। अगला क्वेश्चन, एक व्यापारी 60 बोरी अनाज 400 रुपये प्रत्येक बोरी की दर से खरीदता है और वह 8% लाभ पर 18 बोरियां बेचता है। तो उसे 60 बोरी पर कुल इतना रुपए लाभ कमाने के लिए शेष बोरी को किस कीमत पर बेचना चाहिए। क्या कह रहा है कि 60 बोरी अनाज है जिसको किस रूप में खरीदा है, 400 रुपया। तो कितना हो गया, 6 चौके 24,000 रुपया लागत हो गया इसका, ठीक है। अब क्या कर रहा है कि 18 बोरी अनाज का मूल्य क्या होगा। 18 बोरी अनाज का मूल्य किस रेट पर बेचता है, तो जिसमें कि उसे 8% का लाभ हो। क्या हो, 8% का लाभ हो। तो 18 बोरी अनाज का मूल्य हो जाएगा, 18 बोरी अनाज का मूल्य हो जाएगा 18 × 400 × 108 108 क्यों,
क्योंकि इसको 8% लाभ चाहिए। क्या चाहिए? 8% लाभ। 00 से 00 कैंसिल, 8 चौके 32 यानी कि 432 गुना 18 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 7776 रुपये आ गया। ठीक है। अब क्या करना है कि कुल 60 बोरी अनाज बेचने पर लाभ कितना होता है। कुल 60 बोरी अनाज बेचने पर लाभ कितना होता है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। कुल 60 बोरी अनाज बेचने पर लाभ कितना हमें होना चाहिए? 16.4% का लाभ होना चाहिए। तो ये 60 बोरी अनाज है, खरीदे थे कितना में? एक बोरी का कीमत 400, लाभ हमें कितना चाहिए? 16.4। तो 16.4 को दशमलव हटाएंगे तो कितना लिखेंगे? 1164 दशमलव हटाए तो यहाँ पे 100 का एक परसेंटेज खत्म करते तो 100 आता, लेकिन यहाँ पे एक दशमलव था तो क्या आ जाएगा? और एक 0 आ जाएगा। ठीक है, इतना हो गया। अब इसको अगर सॉल्व करेंगे तो 2 0 से 2 0 कैंसिल और क्या होगा? 1 0 से 1 0 कैंसिल। इसको जब सॉल्व कर देंगे तो हो जाएगा 27,936 रुपये। कितना हो जाएगा? 27,936 रुपये हो जाएगा टोटल। ठीक है। और हम पहले लाभ कितना कमा चुके हैं? तो पहले हम कमा चुके हैं, कितना कमाए थे? 7776 रुपये। तो हमें जब टोटल बोरी बेच देंगे तो कितना आएगा? 27,936 रुपये माइनस 7776 रुपये माइनस कर देंगे। ठीक है, माइनस कर देंगे। ठीक, अब जब इसको माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 20,160/42। इसको जब कटा देंगे तो कितना आ जाएगा? 480 रुपये प्रत्येक बोरी। यानी कि शेष बोरी को किस रेट से बेचना होगा? 480 रुपये प्रत्येक बोरी के हिसाब से बेचना होगा। अगला क्वेश्चन, 210 mm गुना 297 mm आकार के कागज की पेपर का माप क्या होगा? तो हम ये ड्राइंग में पूछता ही है, क्योंकि लगभग 5-6 सेट हम बता चुके CBT 2 का, सब में 1 न 2 क्वेश्चन इस टाइप के रहते ही हैं। तो ये आप लोग याद कर लीजिएगा। हम आज फिर लिख देते हैं, इसको याद कर लीजिएगा। अगर A 0 है तो इसका वैल्यू कितना होता है? साइज इसका होता है 841 गुना 1189। अगर A1 है तो इसका वैल्यू होता है 594 गुना 841। अगर A2 है तो इसका वैल्यू होता है 420 गुना 594। अगर A3 है तो इसका वैल्यू होगा 297 गुना 420। अगर ये A4 है, A4 साइज का है तो ये होगा 210 गुना 297। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, पूछता ही है एग्जाम में। A0 का हो गया 841 गुना 1189। A1 का हो गया 594 गुना 841। A2 का हो गया 420 गुना 594। A3 का हो गया 297 गुना 420। और A4 का हो गया 210 गुना 297 mm। ये सब पेपर का साइज है, ये याद कर लीजिएगा, पूछता है। तो ये देख लीजिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन, यदि $B का मतलब होता है कि $B का मतलब होता है, डॉलर का मतलब होता है कि पति है। क्या है? पति है। ठीक है। हज का मतलब क्या कर रहा है? हज का मतलब क्या कर रहा है कि भाई है। हज का मतलब क्या कर रहा है कि भाई है। और A*B का मतलब क्या है? A की माँ है। क्या है? माँ है। तो अब हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे। तो पूछ रहा है कि $P
पी डॉलर क्यू स्टार आर एच एस का मतलब क्या होगा? पी डॉलर क्यू, तो पी क्यू मतलब पी क्यू का क्या है? पति है। पी क्या है? क्यू का पति है। ये दोनों आपस में क्या है? पति पत्नी है। ये दोनों आपस में क्या है? पति पत्नी। आगे क्या कर रहा है? क्यू स्टार आर, क्यू स्टार आर, क्यू का मतलब आर का स्टार का मतलब क्या है? आ यानी कि माँ। तो क्या कर रहा है कि क्यू आर की माँ है, क्यू जो है आर की माँ है, तो आर यहाँ पे नीचे हो जाएगा, क्यू यहाँ पे ऊपर हो जाएगा। ठीक है, माँ है तो माइनस। अब क्या कर रहा है कि आर स्टार आर एच एस, तो एच का मतलब क्या होता है? भाई, यानी कि आर क्या है? एस का भाई है। एस का क्या है? भाई है। एस का भाई है। तो अब मतलब पूछ रहा है कि क्या है? कह रहा है कि पी एस का भाई है। पी यहाँ है, देखते हैं, पी यहाँ है, एस यहाँ है, भाई है नहीं, गलत है। पी एस का पिता है, पी एस का पिता है, ठीक है। क्यू आर का माँ है और ये दोनों भाई बहन है, तो इसका पिता कौन होगा? पी होगा। ऑप्शन नंबर बी सही है। ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन था। इस तरह का क्वेश्चन पूछता है, करके जाना है अच्छी तरह से। अगला क्वेश्चन, 506 और 782 का महत्तम समवर्तक क्या होगा? महत्तम समवर्तक इस तरह भी निकाल सकते हैं। 506 को गुणनखंड में तोड़ देंगे। जब इसको गुणनखंड में तोड़ेंगे तो क्या होगा? 2 गुना 11 गुना 23। ठीक है, फिर 782 को तोड़ेंगे तो ये भी टूटेगा 2 गुना 17 गुना 23। ठीक है, अब जो जिसमें है कॉमन लेके बाहर कर देंगे। जो कॉमन दोनों में है उसको क्या कर देंगे? बाहर कर देंगे। 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ पे 17 है, यहाँ पे 11 है, यहाँ पे 17 है, तो ये दोनों का काम नहीं है। यहाँ पे 23 है, यहाँ पे 23, तो 23 को बाहर कर देंगे। बस इसी दोनों को गुना कर देंगे। 23 गुना 2 कितना हो गया? 46। राइट आंसर क्या आ जाएगा? महत्तम समवर्तक कितना आ जाएगा? 46। महत्तम समवर्तक का मतलब कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दोनों पर भाग दिया जा सके। 46 से अगर भाग देंगे तो दोनों कट जाएगा। एक कटेगा 11 बार में, एक कटेगा 17 बार में। तो यही था। अगला क्वेश्चन, एंटीहिस्टामाइन दवाएं कुछ प्राथमिक चिकित्सा बॉक्स यानी कि फर्स्ट एड बॉक्स में मौजूद होती है। इन दवाओं को कब लिया जाना चाहिए? तो क्या कहें? अपच एवं सीने में जलन को कम करने के लिए नहीं, गलत है। अस्थमा को राहत पाने के लिए, गलत है। रक्त के थक्के को जमने में मदद करने के लिए, गलत है। परागज ज्वार का मतलब क्या होता है? बहुत ज़्यादा ज्वार यानी कि बुखार, फीवर और अन्य एलर्जी लक्षणों को कम करने के लिए। अगर किसी और प्रकार की एलर्जी है तो उसको कम करने के लिए लिया जाता है। फर्स्ट एड बॉक्स में इसी दवाई को रखा जाता है। अगला क्वेश्चन, यदि 3A = 6B = 7C तो A/B/C का मान क्या होगा? A/B/C का मान क्या होगा? तो ये सब को क्या करेंगे? A बराबर क्या हो जाएगा? A बराबर हो जाएगा 1/3, B बराबर हो जाएगा 1/6, C बराबर हो जाएगा 1/7। ये क्या करना है? सबका लघुत्तम ले लेना है। क्या कर लेना है? सबका लघुत्तम ले लेना है। 6, 3, 7 का लघुत्तम कितना हो गया? 42। कितना हो गया? 42। अब इसी को कटा देंगे। कितना आ गया? 42। अब करेंगे क्या? 42 को 42 से भाग देंगे। इसका ए का वैल्यू क्या था? 1/3। 1/3 इंटू 42 कट के कितना आ गया? 14। ठीक है, फिर B के पास जाएंगे तो B का वैल्यू कितना है? 1/6। 1/6 गुना 42 कितना बार में जाएगा? 7 बार में। B का वैल्यू कितना हो गया? 7। फिर C के पास जाएंगे तो क्या है? 1/7 गुना 42 कितना बार में कटेगा? 6 बार में। तो इसका वैल्यू कितना हो गया? 6। तो रेशियो क्या हो गया? 14:7:6। 14:7:6। ऑप्शन नंबर C सही है।
कुछ नहीं था, बस इसको 1/अपॉन में करना था और इसका एलसीएम लेके कर देना था। अगला क्वेश्चन, कृत्रिम भाषा में कुछ शब्द इस प्रकार से हैं। इसको लिखा गया है, लाइट हाउस को लिखा गया है URACRI, ठीक है। लाइट वेट को लिखा गया बानकारी, इसको अलग अलग करके लिखना होगा बानकारी, ठीक है। तो पूछा गया ओवर ड्राइव का मतलब क्या होगा। ओवर ड्राइव का मतलब क्या होगा। ओवर का मतलब क्या होता है, यहाँ देख लेते हैं। ओवर में क्या कर रहा है, ओवर वेट, वेट यहाँ भी है, वेट यहाँ भी है, तो वेट के लिए क्या आ गया, बैन, बैन आ गया किसके लिए, वेट के लिए, ठीक है। तो ओवर के लिए क्या आ जाएगा, ओवर के लिए आ जाएगा ETU आ जाएगा, ठीक है। और आगे देखते हैं कि कुछ मैच कर रहा है। लाइट ड्राइव नहीं कर रहा, ओवर ड्राइव। अब ये सब में जो नहीं है वो आ जाएगा, ठीक है। ETCH ये नहीं है तो ADI आ जाएगा, क्या आ जाएगा, ADI। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, सही होगा। अगला क्वेश्चन, वाक्य के खंडों को सही क्रम में पुनर्व्यवस्थित करें। कारण के संदर्भ में एक ग्राहक क्या कर रहा है, सम x 3 पॉइंट दिया गया है और उसे तीनों को क्रम में सजाना है कि पहले कौन आएगा, उसके बाद कौन होगा और उसके बाद क्या होगा। x क्या कर रहा है, संभावना है कि उन्हें वास्तव में चेंजिंग यानी कि कपड़ा बदलने कर लिया है, लेकिन वे चेंजिंग रूम से बाहर नहीं आए होंगे। y कर रहा है। z क्या कर रहा है, z कर रहा है कि कपड़े निराशाजनक रूप से अनुपयुक्त होगा। तो यहाँ पे सजाना है कि पहले कौन आएगा फिर कि उसके बाद क्या आएगा। वे चेंजिंग रूम से बाहर नहीं आए होंगे। अगर पहले हम y लेते हैं, अगर हम y लेते हैं तो क्या आता है, y क्या कहता है कि वे चेंजिंग रूप से बाहर नहीं आए होंगे, एक संभावना है कि उन्हें, उसके बाद कह रहा है कि एक संभावना है, एक कपड़े निराशाजनक नहीं होगा, ये नहीं होगा, उसके बाद क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। एक संभावना है कि उन्हें वास्तव में चेंजिंग कर लिया है, लेकिन वे कपड़े निराशाजनक है, इसीलिए वो उपयुक्त बाहर नहीं आ रहा है। तो YXZ जो ऑप्शन नंबर बी है वो सही होगा। अगला क्वेश्चन, एक स्थिर बहती हुई नदी में एक नाव धारा की दिशा में 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है और धारा के विपरीत 16 किलोमीटर यानी कि धारा की दिशा में 16 किलोमीटर की गति से चल रहा है, 24 किलोमीटर की गति से चल रहा है। तो पूछ रही है कि पूरी यात्रा में औसत चाल क्या होगा। जब दूरी कांस्टेंट रहता है, क्योंकि एक नदी है तो दूरी हमेशा क्या होगा, कांस्टेंट होगा। अब इधर से जा रहे थे तो 10 किलोमीटर है, ठीक है, इधर से आएंगे तो 15 किलोमीटर नहीं हो जाएगा, ये 10 किलोमीटर ही रहेगा। जब डिस्टेंस कांस्टेंट रहे, स्थिर रहे, तो वहाँ पे हम लोग फार्मूला लगाते हैं औसत गति का 2xy बटे x प्लस वाई। अब यहाँ पे मान लेंगे 2 जाने का चाल, y आने का चाल, तो गया 2 गुना जाने का चाल कितना है 12, आने का चाल कितना है 24 बटे नीचे क्या आ जाएगा 12 प्लस 24 कितना हो गया 36। 36 से कितना 3 से कितना बार में कटेगा 3 बार में, 3 से कितना बार में कटेगा 8 बार में। 8 गुना 2 कितना हो गया 16 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला क्वेश्चन, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरे शब्द पहले शब्द से संबंधित है। पत्र लिफाफा में रहता है, पत्र जो आता है तो वो क्या चीज़ में रहता है, पत्र आता है तो क्या चीज़ में रहता है लिफाफा में। लिफाफा
ठीक है। तो उसी तरह पूछ रहा है खंजर, खंजर कहाँ रहता है? तो खंजर जहाँ जिसमें डाला जाता है उसे कहते हैं मयान कहते हैं। क्या कहते हैं? मयान कहते हैं। ऑप्शन नंबर 1 सही है। अगला, बिंदु -4, 4 और 2, 3 से जुड़ने वाले परिच्छेद के मध्य बिंदु के निर्देशांक बताए। क्या होगा? ठीक है, देखते हैं क्या होगा। दिया हुआ है, मान लेते हैं बिंदु ए दिया हुआ है, कितना दिया है? -4, 7। ठीक है, और यहाँ पे कोई मध्य बिंदु यहीं से पूछ रहा है, और कोई बिंदु बी है। बी कितना दिया हुआ है? 2 और 3, 2, 3 दिया हुआ है। तो मध्य बिंदु हम लोग कैसे निकालते हैं? मध्य बिंदु निर्देशांक कैसे निकालते हैं? उसके लिए फार्मूला होता है मध्य बिंदु निर्देशांक के लिए x1 + x2 / 2 और y1 + y2 / 2। तो अब यहीं पे सबका वैल्यू पुट कर देंगे। यहीं पे क्या कर देंगे? वैल्यू पुट कर देंगे। x का वैल्यू क्या हो जाएगा? जो पहला मान होता है वो x होता है, ये क्या होता है? x होता है। और दूसरा मान क्या होता है? वो y होता है। दूसरा मान क्या होता है? y होता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा? -4 + x2, x2 यहाँ पे था तो ये कितना है? 2, y कितना हो जाएगा? 2। इधर क्या हो जाएगा? y कितना है? पहला y1 हो जाएगा 7 और y2 कितना हो जाएगा? 3, y कितना? 2। ये कितना हो गया? 10, 10/2 कितना हो गया? 5। इसको जब करेंगे -4 + 2 तो ये हो जाएगा -2/2, ये कट के हो जाएगा -1। तो x का यानी कि इस साइड हो गया -x1 और उधर से क्या आ जाएगा? 5। ऑप्शन नंबर बी क्या है? सही है। अगला क्वेश्चन, प्रश्न में 2 कथन दिए गए हैं, इसके बाद 2 निष्कर्षण दिए गए हैं। आपको बयान में सत्य मानना है कि भले ही वह कथन गलत हो। तो क्या कह रहा है कि कुछ गाड़ी घोड़ा गाड़ी है। क्या कह रहा है? कुछ गाड़ी क्या है? घोड़ा गाड़ी है, घोड़ा गाड़ी है। ठीक, अब क्या कह रहा है कथन? सभी गाड़ी ठेला गाड़ी है। सभी गाड़ी क्या है? ठेला गाड़ी है। अब रीजन क्या कर रहा है? सभी घोड़ा गाड़ी ठेला गाड़ी है। सभी घोड़ा गाड़ी ठेला गाड़ी, बिल्कुल तो गलत है, आधा थोड़ा सा है। अब दूसरा क्या कर रहा है कि कुछ ठेला गाड़ी घोड़ा गाड़ी है, कुछ तो है। तो पहला गलत था, दूसरा सही है। केवल निष्कर्षण 2 लागू करता है। अगला क्वेश्चन, जय हिंद, स्वागत है भगत सिंह जी की क्लास में। हम लोग देख रहे थे एलपी टेक्नीशियन 2018 के क्वेश्चन पेपर। 30 शिफ्ट में इसके CBT 1 के क्वेश्चन पेपर हुए थे, सारे के सारे हम लोग देख चुके हैं। अगर इसका PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल भगत सिंह जी के क्लास से जुड़े। अभी हम लोग देख रहे हैं सेकेंड स्टेज CBT 2 का क्वेश्चन पेपर। तो इसके कुछ क्वेश्चन हम लोग देख चुके थे, आज उससे आगे देखेंगे। आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस प्राप्तकर्ता को मरणोपरांत दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो ऑप्शन में क्या क्या है? नौशाद, सत्यजीत रे, दुर्गा खाटे, विनोद खन्ना। तो इसका राइट आंसर होगा विनोद खन्ना। विनोद खन्ना को मरणोपरांत दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। विनोद खन्ना को जो दिया गया दादा साहेब फाल्के पुरस्कार तो 65वां था। कौन सा था? 65वां। 2017 के 65वें, और इसको दिया कब गया था? 2018 में। कब दिया गया था? 2018 में मरणोपरांत। अगर फिल्मी दुनिया की बात करें तो सबसे भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार है दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। अगर दादा साहेब फाल्के पुरस्कार की स्थापना की बात करें, ये कब से दिया जाता है? तो ये 1969 से दिया जाता है। कब से दिया जाता है? 69 से। ठीक है, अगर ये पहली बार किसको दिया गया था तो ये दिया गया था देविका
रानी को प्रदान किया गया था। वर्तमान समय में अगर बात किया जाए कि दादा साहेब फाल्के पुरस्कार में क्या दिया जाता है, तो 10 लाख रुपए कैश, कलम सोना का और एक शॉल दिया जाता है, यानी कि चादर दिया जाता है। तो इतने पुरस्कार दिए जाते हैं दादा साहेब फाल्के पुरस्कार के लिए। अगला क्वेश्चन है, एक धातु की छड़ का प्रतिरोध के अलावे किस पर निर्भर करती है? तो ये घनत्व के अलावा बाकी सभी पर निर्भर करती है। उसके घनत्व पे डिपेंड नहीं करता है, प्रतिरोधकता में करेगा, तापमान में करेगा, लंबाई में करेगा, लेकिन घनत्व में इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा? घनत्व। अगला क्वेश्चन है, 5000 केजी द्रव्यमान के एक ट्रक को 5000 द्रव्यमान वाले एक ट्रक को 25 मीटर पर सेकेंड से 35 मीटर पर सेकेंड तक त्वरित किया जाता है। तो इसकी गतिज ऊर्जा में होने वाला परिवर्तन पूछ रहा है। गतिज ऊर्जा में होने वाले परिवर्तन के बारे में पूछ रहा है। ठीक है, तो पहले हम क्या करेंगे? ट्रक का द्रव्यमान निकालेंगे। ट्रक का द्रव्यमान, ठीक है, ट्रक का द्रव्यमान निकालेंगे। ट्रक का द्रव्यमान कितना दिया हुआ है? 5000 केजी। ठीक है, अब क्या कर रहा है कि यहाँ पे निकालना है हमको अंतिम वेग। देख लेते हैं अंतिम वेग क्या है। वो अंतिम वेग कितना है? 35। अंतिम वेग को क्या चीज़ से डोनेट करते हैं? v से। v का मान कितना हो जाएगा? 35 मीटर पर सेकेंड। प्रारंभिक वेग कितना हो जाएगा? प्रारंभिक वेग कितना है? प्रारंभिक वेग को क्या चीज़ से डोनेट करते हैं? इस u से। तो ये कितना है? 25 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तब कह रहा है कि गतिज ऊर्जा में परिवर्तन क्या होगा। तो गतिज ऊर्जा में परिवर्तन क्या हो जाएगा? गतिज ऊर्जा में परिवर्तन तो गतिज ऊर्जा में परिवर्तन का फॉर्मूला क्या होता है? ये होता है 12 mv²। तो यहाँ पे v जो हो जाएगा, ये दोनों में परिवर्तन का वैल्यू पुट करेंगे। तो v माइनस u, बड़ा में हमेशा छोटे वाले को घटाना है। ठीक है, इतना ही करना है और कुछ नहीं करना, बस इसका वैल्यू पुट करना है, सवाल बन जाएगा। देख लिया, अब आगे देखते हैं। आगे अब क्या हो गया? इसका वैल्यू पुट कर देते हैं। 1/2 mv² माइनस u²। बस सबका वैल्यू पुट कर देंगे। 1/2 तो 1/2 रहेगा। m का वैल्यू कितना था? 5000। ठीक है, 5000 दिया हुआ है द्रव्यमान। और यहाँ पे v का वैल्यू कितना दिया हुआ है? v दिया हुआ है 35 मीटर पर 35 का स्क्वायर माइनस u का वैल्यू कितना था? u का वैल्यू था 25 का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से अगर इसको कटाना चाहते हैं तो कटा देंगे। कितना बार में कटेगा? 2500 बार में कटेगा। तो कितना हो गया? 2500 इंटू, अब ये अगर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का मतलब जानते होंगे क्या होता है? एक बार a प्लस b, एक बार a माइनस b। तो वही कर देंगे। एक बार अगर इसको प्लस करेंगे तो कितना होगा? 35 प्लस 25 हो गया 60। एक बार माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा? 35 में 10 25 जाएगा तो ये 10 हो जाएगा। बस इसी को क्या करना था? गुना कर देना था। 2500 गुना 6000। जब 2500 गुना 6000 करेंगे तो ये 1.5 लाख आएगा। 1.5 लाख का वैल्यू कितना हो जाएगा? 1.5 मेगा जूल। तो ये इसका पावर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही है। मेन फार्मूला क्या था? तो मेन फार्मूला काइनेटिक एनर्जी का निकाला था 12 mv²। v का मान यहाँ पे वेरी हो रहा था तो उसका वैल्यू हम लोग पुट कर दिए। अगला क्वेश्चन है, मसौदा भवन में पैलेस में किस शहर में स्थित है? मसौद भवन एक किस शहर में स्थित? क्वेश्चन क्या है? उम्मेद भवन पैलेस किस शहर में स्थित है? तो ये बात करें किस शहर में स्थित है तो ये जयपुर में है। कहाँ है? जयपुर में। जयपुर नहीं, जोधपुर में है। कहाँ है? जोधपुर में। अगर जयपुर की बात करें तो जयपुर में भारत को पेरिस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भारत का पेरिस। जयपुर को क्या कहा जाता है? भारत का पेरिस कहा जाता है। ठीक है,
अगर उदयपुर की बात करें, उदयपुर की बात करें, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा असम का लोक नृत्य है। लोक नृत्य पूछा है तो क्या होगा, बागु गुरबा। क्या हो जाएगा, बागु गुरबा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सी मूल इकाई नहीं है। मूल इकाई नहीं है तो इसमें रेडियन जो है ये मूल इकाई नहीं है। कैंडेला, मोल, एम्पियर ये सब मूल इकाई है। फंडामेंटल यूनिट की बात करें तो वो 7 है, जैसे केजी हो गया, सेकेंड हो गया, ये सब क्या है, फंडामेंटल यूनिट है। लेकिन रेडियन क्या है, सप्लीमेंट्री यूनिट है। ठीक है, रेडियन क्या है तो एक सप्लीमेंट्री यानी कि पूरक यूनिट है। अगर कैंडेला की बात करें, कैंडेला तो एक किसका यूनिट है तो ज्योति तीव्रता की यूनिट है। कैंडेला किसका है, ज्योति तीव्रता का यूनिट है। अगर एम्पियर की बात करें तो एम्पियर किसका है, विद्युत धारा का है, विद्युत धारा का है। मोल, मोल किसका है तो मोल पदार्थ की मात्रा का यूनिट है। रेडियन क्या है, रेडियन किसकी इकाई है तो रेडियन एक कोण का जो होता है उसका इकाई है। अगला क्वेश्चन, किसी मूलधन पर पहले और दूसरे साल के अंत में चक्रवृद्धि ब्याज पर प्राप्त राशि क्रमशः 1350 और 1458 है तो ब्याज दर ज्ञात करें। क्या कह रहा है कि कोई मूलधन दिया गया था ब्याज में, पहले साल इतना इंटरेस्ट मिला, सेकेंड साल इतना इंटरेस्ट मिला, तो पूछ रहा है कि ब्याज दर क्या होगा। तो ऐसे सवाल बनाने के लिए, तो ऐसे सवाल कैसे बनेगा तो 2 साल का दिया रहेगा तो वहाँ पे शॉर्ट फार्मूला अपना सकते हैं। तो क्या करेंगे, बड़े में छोटे को घटा देंगे। 1458 में क्या घटा देंगे, 1350। इसको घटाएंगे तो कितना बचेगा, ये 8 हो गया, ये 0 हो गया, ये 1, इधर 0, 108 रुपये ब्याज आया। तो 108 रुपये जो ब्याज आया तो चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है कि ब्याजों का ब्याज लिया जाता है। तो 108 रुपये जो ब्याज आया होगा तो ये किसका ब्याज मिला होगा, ये ब्याज जो मिला होगा ये 1350 रुपये का ब्याज मिला होगा। ठीक है, तो कितना का ब्याज मिला होगा, 1350 रुपया का। तो यहाँ से हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। तो ब्याज बराबर ब्याज गुना 100 बटे मूलधन कर देंगे। मूलधन हमारे लिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1350। तो 108 गुना 100 बटे 1350। अगर इसको कटाएंगे 50 से तो 2 बार में, एक कटेगा 13 दूना 26, एक 27 बार में। 27 से इसको कटाएंगे तो कितना बार में, 4 बार में। 4 दूना कितना हो जाएगा, 8%। ब्याज की दर क्या हो जाएगा, 8%। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। कुछ था नहीं सवाल में, बस बहुत ही इजी था। अगला क्वेश्चन, एक दुकानदार 2700 रुपये पर एक वस्तु बेचता है तो वह 8% लाभ कमाता है। कितना में बेचता है, 2700 में बेचता है तो 8% लाभ कमाता है। आगे क्या करा है, यदि वह 3000 में बेचे तो उसे लाभ प्रतिशत क्या होगा, उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो हम लोग उतना पीछे नहीं जाएंगे, टाइम टेकन नहीं करेंगे, टाइम को बचत करेंगे। तो देखेंगे कि टाइम किस तरह हम बचा सकते हैं। क्या करा है, जब 2700 रुपये में वस्तु बेचा जाता है तो 8% का लाभ होता है, यानी कि टोटल कितना हो जाएगा, 108%। क्योंकि कोई भी वस्तु हम खरीदते हैं तो हमारे लिए 100%, उससे जितना में बेचते हैं तो हमारे लिए लाभ होता है। तो 108%, 2700 में बेचे तो 8% का लाभ हुआ, यानी कि 2700 का वैल्यू कितना हो गया, 108%। अब क्या करा है कि 300 में वस्तु को बेचेंगे, 3000 में बेचेंगे। कितना में बेच रहे हैं वस्तु को, 3000 में बेच रहे हैं, तो लाभ प्रतिशत क्या होगा, मान लेते हैं x और कर देंगे तिरछा तिरछी गुना, कर देंगे तिरछा तिरछी गुना। तो क्या हो जाएगा, 108 गुना 3000 बटे 2700, कितना हो जाएगा, 2700। जो जो कटेगा कटा देंगे, 2 0 से 2 0 कैंसिल। 27 से कितना बार में कटेगा, 4 बार में। 4 गुना 30 करेंगे कितना हो जाएगा, 120।
120% आ गया। 120% का मतलब क्या हुआ कि 100 तो हमारा ब्याज यानी कि मूलधन था, तो 100 में इसमें को क्या करेंगे, घटा देंगे, तो बचेगा कितना, 20। यानी कि कितने परसेंट का लाभ होगा, तो 20% का लाभ होगा अगर 3000 में बेचेंगे तो। यही टाइम टेकन होता है कि फिर 108 का इसको मूलधन निकालते तो निकलता 2500, फिर वहाँ से 500 लाभ, तो फिर 500 गुना 2500 कटाते फिर 20% आता। तो उतना नहीं करना है, टाइम बचाना है एग्ज़ाम के लिए। अगला क्वेश्चन, यदि किसी कार की गति 54 किलोमीटर प्रति घंटा से बढ़ाकर 90 किलोमीटर प्रति घंटा कर दी जाए तो इसकी गतिज ऊर्जा में अनुपात की बढ़ोतरी बढ़ जाएगी। गतिज ऊर्जा का क्या कर रहा है कि अनुपात कितना बढ़ेगा। ठीक है, गतिज ऊर्जा क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या होता है, 1/2 mv²। क्या होता है, 1/2 mv²। यहाँ पे 1/2 और 1/2 और m जो है एक कांस्टेंट है। यहाँ पे v का मान सिर्फ वेरी कर रहा है, पहले 54 से बढ़ के कितना हो रहा है, 90 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो किसका मान सिर्फ वेरी कर रहा है, v का। तो लगा देंगे फार्मूला, दो रूप में बढ़ रहा है, पहले 54 से 90, तो फिर हम यहाँ भी फार्मूला लगा देते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी बराबर हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी 1 काइनेटिक एनर्जी 2 बराबर हो जाएगा v1 का स्क्वायर बटे v2 का स्क्वायर, v2 का स्क्वायर। बस वैल्यू रख देंगे। v2 का वैल्यू कितना है, ये कितना हो जाएगा 54, आई कितना हो जाएगा 90। ठीक है, यही तो है, यही किया हुआ है, बस इसका स्क्वायर है तो इसमें क्या कर देंगे, स्क्वायर लगा देंगे। तो अब क्या होगा, अब देखते हैं आगे। अगर इसको अगर अंदर रूट में है ये सब, अगर इसको कटाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये 3 बार में कटेगा 18 से, ये 5 बार में कटेगा, 3/5 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो कितना हो गया, 3 तिया 9, अब बट्टे में हो गया कितना, 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25, 9/25 आ जाएगा। क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी का रेशियो क्या हो जाएगा, 9/25। ऑप्शन नंबर 4 सही था। कुछ करना नहीं था, बहुत ही ईजी था, सिर्फ v का मान, क्योंकि m का मान तो यहाँ पे कांस्टेंट है, m के बारे में कुछ नहीं कर रहा है। कार की गति यानी कि जो मास है वो बदल नहीं रहा है, तो इसीलिए 1/m बराबर क्या है, एक कांस्टेंट है, इसका मान वेरी नहीं कर रहा है, सिर्फ v का मान क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय कौशल विकास निगम NHDC भारत के तहत गठित एक सार्वजनिक निजी साझेदार है, ये किसका साझेदार है, तो ये कौन किया है, इसी के बारे में बताना है। राष्ट्रीय कौशल विकास निगम NHDC की इसका जो करता है साझेदारी, ये किसके साथ किया जाता है, तो ये वित्त मंत्रालय के द्वारा किया जाता है। NHDL की स्थापना की घोषणा की बात किया जाए तो उस यानी कि ये कब के बजट के अनुसार किया गया था, 2008-9 के बजट के अनुसार किया गया था इसकी घोषणा। ठीक है, अगर PM कौशल विकास योजना की बात करें, PM कौशल विकास योजना, तो उसकी स्थापना किया गया था 15 जुलाई 2015 को। ठीक है, अगर कंपनी अधिनियम की बात किया जाए, कंपनी अधिनियम की बात किया जाए तो कब आया था, 1956 में। ठीक है, अगर इसी में भारतीय राष्ट्रीय कौशल अगर पूछा जाता तो इसका मुख्यालय कहाँ है, इसका मुख्यालय कानपुर में है, जो कि कब स्थापित किया गया था, 2016 में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कोई संख्या 36 से बढ़ने के बाद अपने 109% के बराबर हो जाती है तो संख्या ज्ञात करें। कह रहा है कि कोई संख्या है, मान लीजिए संख्या x है, इसमें अगर 36 बढ़ा दिया जाए यानी कि जोड़ दिया जाए तो ये किसके बराबर हो जाता है, 109% के बराबर हो जाता है। तो वह संख्या क्या है,
पहले तो कोई संख्या अपने आप में 100% होगा, और ये जो बढ़ा तो इसमें परसेंटेज में कितना वृद्धि हो गया 9 का, यानी कि 9% का वैल्यू कितना हो गया 36 का। तो पूछ रहा है कि संख्या क्या होगा, तो संख्या पहले संख्या 100 होगा, उसमें वृद्धि किया 9%, तब ना 109 हुआ। तो यानी कि 100% का वैल्यू हमें बताना है। तो क्या कर देंगे 100% से तिरछा तिरछी गुना कर देंगे, तो क्या हो जाएगा 3600 गुना 100 बटे 9, 9 से कटेगा 4 बार में, 4 गुना 100 कितना हो जाएगा 400। ऑप्शन नंबर 3 सही है। बहुत ही आसान था सवाल। अगला क्वेश्चन, एक स्थिति में जब हम किसी सतह को समतल आकृति के पैटर्न से इस प्रकार ढकते हैं ताकि कोई ओवरलैप या रिक्त स्थान ना हो, तो उसे क्या कहते हैं? तो उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं टेसेलेशन। क्या कहते हैं? टेसेलेशन। अगला क्वेश्चन, संविधान मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? संविधान मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो एक कौन थे? भीमराव अंबेडकर। कौन थे? भीमराव अंबेडकर। ठीक है। अगर इसकी स्थापना की बात करें, अध्यक्षता कब किया गया था पहली बार? तो 29 अगस्त 1947 को। ठीक है। अगर इसी में बात किया जाए कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद क्या थे, तो थे संचालन समिति। कौन थे? संचालन समिति। जवाहरलाल नेहरू की बात करें तो ये संघ शक्ति समिति थे। कौन थे? संघ शक्ति समिति। ठीक है। और यहाँ पे सरदार पटेल है। सरदार पटेल की बात करें तो ये प्रांतीय संविधान समिति थे। कौन थे? प्रांतीय संविधान समिति। तो 4 आदमी है, चारों से जुड़े समिति देख लेंगे। जवाहरलाल नेहरू, संघ शक्ति समिति, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, राष्ट्रीय ध्वज समिति, यह संचालन समिति, दोनों पोस्ट इसको दिया गया था। कौन कौन? संचालन समिति और ध्वज राष्ट्रीय समिति। अब सरदार वल्लभ भाई पटेल तो ये प्रांतीय संविधान समिति है। इसी के कारण है कि आज हम लोग सब भारत में रह पा रहे हैं। अगला क्वेश्चन, है 30 केजी और 15 केजी वजन के 2 बच्चे सीसॉ झूला के एक तरफ आलम के क्रमशः 1 मीटर और 1.2 मीटर की दूरी पर बैठा है। m केजी का एक लड़का झूले के सीसॉ के तरफ दूसरे आलम में 1.2 मीटर पर बैठा हुआ है। तो पूछ रहा है कि अगर झूला बैलेंस है, संतुलन में है, तो अब में तो m का द्रव्यमान पूछ रहा है। तो क्या पूछ रहा है? m का द्रव्यमान क्या होगा? समझिएगा, हम लोग बचपन में स्कूल में जाते थे तो इस टाइप का झूला होता था। कहीं इधर हल्का बच्चा बैठ गया, इधर भारी, तो ये नीचे आ जाता था और एक क्या चला जाता था ऊपर। तो यही झूला के बारे में बहुत बताया जा रहा है। तो देखेंगे कि क्या किया गया है। कह रहा है कि बैलेंस है। बैलेंस है का मतलब बराबर है। ठीक है। तो पूछ रहा है जहाँ पे आलम्ब लगा हुआ है वहाँ से जो नया लड़का बैठा है वो कितने दूरी पे बैठा है? 1.2 मीटर की दूरी पर, और उसका वजन नहीं पता है तो क्या लेते हैं? m kg। अब आगे क्या कर रहा है कि 2 लड़का जो है इधर बैठा हुआ है, एक यहाँ से 1.2 मीटर के दूरी पे बैठा हुआ है। कहाँ पे बैठा है? 0.2 मीटर के दूरी पर बैठा हुआ है। तो ये लड़का का वजन कितना है? जो 1.2 मीटर पे बैठा हुआ है, इस वो लड़का का वजन कितना है? 15 केजी है। और एक लड़का बैठा है यहाँ से 1 मीटर अंदर। कितना? 1 मीटर अंदर। तो इस लड़का का वजन कितना है? तो इस लड़का का वजन है 30 केजी। तो ये झूला क्या है? बैलेंस है। बैलेंस है कि मतलब ना तो ये ऊपर है ना तो नीचे, ये क्या है? बैलेंस है। तो यही पूछ रहा है कि तब ऐसा कब आएगा सेंटर ऑफ मास, जब ये लड़का का वजन क्या होगा? बराबर होगा। तो हमको क्या निकालना है? सेंटर ऑफ मास, मास इनटू लेंथ। ठीक है। तो संतुलित अवस्था में लाने के लिए क्या करना होगा? मास इनटू लेंथ से गुना करना होगा। पहला आके देख लेते हैं तो कितना है? मास 30 केजी
इंटू कितना दूरी पे है, तो 1 मीटर की दूरी पे गुना 1 प्लस दूसरा ये कितना है 15 kg, इसका दूरी कितना है तो 1.2 मीटर बराबर है किसका, ये जो लड़का आके बैठा हुआ है इसका दूरी कितना है तो 1.2, इसकी लेकिन मास पता नहीं है तो मास क्या कर लिए m। जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो गया 30 kg और प्लस इधर कितना हो जाएगा 15 गुना 1.2, 15 kg और 15 दूना 30 से हो गया 18 kg, कितना हो गया 18 kg। अब बराबर कितना हो गया 1.2 इंटू m। ठीक है, तो हम यहाँ से m का वैल्यू निकाल लेंगे। m का वैल्यू कैसे निकालेंगे देखेंगे। m बराबर हो जाएगा कितना हुआ था 48, 40 और यानी कि 30 और 18 को जोड़ते हैं तो 48, उसका दूरी कितना था 1.2। जब इसको डिवाइड करेंगे तो कितना बार में कटेगा 40 बार में, यानी कि m का वैल्यू कितना हो गया 40 kg। उस लड़का का वजन कितना था 40 kg। ऑप्शन नंबर 3 सही है, सेंटर ऑफ मास निकालना था, पढ़े होंगे फिजिक्स में। अगला क्वेश्चन, दो कार x और y 50 किलोमीटर प्रति घंटा और 75 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से 75 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गति कर रहा है ए से बी तक की यात्रा करता है और x y को इस यात्रा में y की तुलना में 2 घंटा अधिक समय लेता है, तो ए और बी के बीच की दूरी क्या है। देखेंगे क्या कर रहा है कि ए है ए बी, इसके बीच का दूरी पूछ रहा है। एक का चाल कितना दिया हुआ है 50 किलोमीटर, दूसरा का 75, ये चाल दिया हुआ है तो समय का रेशियो क्या हो जाएगा, समय का रेशियो क्या हो जाएगा पलट जाएगा। ये कितना हो जाएगा 75 और ये कितना हो जाएगा 50, तो यही दोनों का अंतर दिया हुआ है, समय का अंतर दिया हुआ है 2 घंटा का अंतर है। तो 2 घंटा का अंतर में कितना दूरी का डिस्टेंस हो रहा है 25 का। ठीक है, अगर इसको हम कटा लेते हैं तो ये कितना बार में कटेगा 3, एक कटेगा 2, यानी कि दोनों के बीच कितना का अंतर है 1, एक का अंतर कितना हो रहा है 25 के बराबर। ठीक है, एक का अंतर कितना हो रहा है 25 के बराबर। तो कह रहा है कि कितना समय लगेगा, देखेंगे ए दिया हुआ है और बी दिया हुआ है। अगर इसकी चाल की बात करें, चाल का अनुपात ए दिया हुआ है 50 और ये दिया हुआ है 75, लेकिन समय का रेशियो क्या हो जाएगा बदल जाएगा, ये हो जाएगा 75, ये हो जाएगा 50। अब यही दोनों का डिफरेंस दिया हुआ है, कितना का डिफरेंस है 2 घंटे का, तो दोनों में से कितना का अंतर है 25, 25 घंटा बराबर 2। ठीक है, तो 2 का वैल्यू आ गया यानी कि 25, 2 का वैल्यू आ गया 25। तो इसको तय करने में कितना लगा होगा 75 जाने में कितना लगा होगा, तो कितना हो गया, अब 75 तो नहीं जाना है, इसको जाना कितना है यानी कि 2 बराबर 75 हो गया। ठीक है, तो हमें चलना कितना है, हमको इस रेशियो के बराबर चलना है। ठीक है, तो ये दोनों का अंतर हो गया इतना। अब 2 के स्पीड से अगर जाना है तो इसको कितना समय लगेगा 4 घंटा, 4 घंटा। और कह रहा है कि 2 घंटा इससे क्या कर रहा है कि ज़्यादा ले रहा है, तो ये कितना हो गया 6 घंटा। ठीक है, 6 घंटा, और 1 घंटा में क्या चलता है 50 किलोमीटर, तो 6 घंटा में कितना चलेगा 300 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए सही है। अगला क्वेश्चन, अधिक डैश वाली वस्तु का जड़त्व अधिक होता है। जिस वस्तु का द्रव्यमान अधिक होगा उसका जड़त्व भी अधिक होगा। फार्मूला क्या होता है एफ बराबर एम ए। ठीक है, जिसका द्रव्यमान ज़्यादा होगा उसका जड़त्व भी ज़्यादा होगा। आयतन पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, वेग पर भी नहीं पड़ेगा, त्वरण पे भी नहीं, किस पे द्रव्यमान पे सिर्फ पड़ेगा। अगला क्वेश्चन, 200 ग्राम
200 ग्राम द्रव्यमान वाले एक लकड़ी की ऊष्मा की धारिता ज्ञात कीजिए। यदि इसे 2000 जूल ऊष्मा दिए जाने पर इसके तापमान में 8 डिग्री का वृद्धि होता है। कितना का वृद्धि होता है? 8 डिग्री का वृद्धि होता है। यहाँ पे सवाल पे ऊष्मा यानी कि द्रव्यमान देखे सिर्फ फंसाया गया है, कुछ नहीं होगा। ऊष्मा का वैल्यू पता है, ऊष्मा का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 2000 जूल। ठीक है। डेल्टा टी, डेल्टा थीटा, क्योंकि टेम्परेचर क्या कर रहा है? वृद्धि कर रहा है। कितना कर रहा है? 8 डिग्री। ठीक है। तो ऊष्मा की धारिता पूछा है। ऊष्मा की धारिता को क्या चीज़ से डोनेट करते हैं? सी से। तो क्या हो जाएगा? और ऊष्मा को Q से डोनेट करते हैं। ऊष्मा को क्या चीज़ से करते हैं? Q से। तो Q बाय क्या हो जाएगा? डेल्टा टी, डेल्टा थीटा। तो Q का वैल्यू कितना है? 2000 और थीटा का वैल्यू कितना? 8। जब इसको भाग देंगे तो कितने बार में जाएगा? 250 बार में। तो ये क्या हो जाएगा? 250 जूल पर केल्विन। ऑप्शन नंबर 3 सही है। तो कुछ नहीं था, फार्मूला आना चाहिए। फार्मूला यही था। क्या था फार्मूला? C बराबर Q बाय डेल्टा थीटा। बस यही करना था। फिजिक्स में फार्मूला याद है तो सवाल बनाने में मजा आएगा। ये क्या करा है? निम्नलिखित में कौन सा प्रतिरोध चालकता, लंबाई और धातु की ताप क्रॉस सेक्शन के क्षेत्र के बीच का सही संबंध होगा? तो ये क्या कर रहा है कि जब प्रतिरोध बढ़ेगा तो एरिया भी क्या होगा? एरिया ज़्यादा रहेगा तो प्रतिरोध भी ज़्यादा होगा। ये दोनों किस पे डिपेंड करेगा? लंबाई पे। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 3 सही है। अगला क्वेश्चन, ABC एक काम को 12, 18 और 36 दिन में पूरा कर सकता है अकेले अकेले। तो वे सभी 2 दिन मिलकर एक साथ काम करते हैं, उसके बाद B काम को छोड़कर चला जाता है। तो AC को काम करने में कितना दिन लगेगा? कुछ नहीं है, सवाल बहुत ईजी है। कराए A, B, C। A कितना दिन में ख़त्म करता है? 12 दिन में, B 18 दिन में, C 36 दिन में। बस क्या करना है? इसका लघुत्तम ले लेना है। कितना हो जाएगा? 36। 12 से कटेगा कितना बार में? 3 बार में। 18 से 2 बार में। 36 से 1 बार में। यानी कि एक बार में टोटल काम कितना हो जाएगा? अब इसका 3, इसका 2 5, इसका 1 6। यानी कि एक दिन में 6 काम होगा। तो टोटल ये दोनों कितने दिन साथ काम किए हैं? 2 दिन में। तो 2 दिन में कितना काम हो जाएगा? 12 काम। यानी कि टोटल काम था 36, उसमें 12 काम 2 दिन में ख़त्म हो गया। तो काम कितना बचा है? 24। लेकिन अब कौन काम नहीं करेगा? B काम छोड़कर चला गया है। B काम छोड़कर चला गया है। काम कौन करेगा? A और C। A एक दिन में कितना करता है? 3। अब B एक दिन में कितना करता है? 1। तो टोटल एक दिन का काम कितना हो गया? 4। तो टोटल काम एक दिन में कितना हो गया? 4। और टोटल काम करना कितना है? 24। तो 24 को 4 से भाग दे देंगे, 6 चौके 24। यानी कि 6 दिन में काम समाप्त हो जाएगा। 6 दिन में बचा हुआ काम क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। बहुत ही आसान सवाल था। ठीक है। आगे के क्वेश्चन हम लोग अगले क्लास में देखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।